हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2 आपका उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? उन्होंने 17 बार आक्रमण किया। और रज तरंगिणी के लेखक कौन है? उसके लेखक हैं काल्हा। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस शासक को नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय पर संक्षेप में निबंध लिखें। महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है, यानी जो महायान है वो बौद्ध धर्म का एक हिस्सा है जिसका विकास ईसा की पहली शताब्दी के आसपास हुआ। इस संप्रदाय में बुद्ध को केवल एक महान शिक्षक ही नहीं बल्कि एक दिव्य और पूजनीय व्यक्तित्व के रूप में माना गया। यहाँ पे बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध है उनको सिर्फ एक ग्रेट टीचर ही नहीं बल्कि एक वेल ह्यूमन बीइंग और एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में भी देखा गया है। महायान संप्रदाय की मुख्य विशेषता बुद्धिस्ट की अवधारणा है, जिसके अनुसार साधक स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के बजाय समस्त मानवता के कल्याण हेतु निर्वाण को स्थगित करता है। यहाँ पे इसका मूल जो मैसेज मूल डॉक्ट्रिन है वो बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म में क्या होता है कि खुद मोक्ष प्राप्त करने के बजाय लोग समाज और लोक के कल्याण के लिए ज्यादा तत्पर ध्यान देते हैं। महायान बौद्ध धर्म में करुणा और प्रजा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी जो बौद्ध धर्म में हमारे सोसाइटी और हमारे जो सोसाइटी के जो पीपल है, जो सिटीजन है, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजा, बुद्ध और बुद्धिस्टों की अवधारणा तथा संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। यानी जो इस संप्रदाय के लोग रहते हैं वो बुद्ध की जो मूर्ति होती है उनकी पूजा करते हैं और साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट की अवधारणा होती है और जो भी उनके संस्कृत जो टेक्स्ट होते हैं उनको वो लोग रीड करते हैं। नागा अर्जुन, अश्वघोष और वसुबंधु जैसे आचार्यों ने महायान दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संप्रदाय चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों में व्यापक रूप से प्रचलित हुआ। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सामंतवाद की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालें। सामंतवाद मध्यकालीन समाज व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता थी जिसका विकास राजनीतिक अस्थिरता और कमजोरी केंद्र सत्ता के कारण हुआ। यानी जो सामंतवाद है उनका जन्म कैसे हुआ? जब भी कोई बड़ा किंगडम होता था, जब भी कोई बड़ा राजा होता था, उसका सत्ता कमजोर हो जाता था तो उसके सामंत जो छोटे छोटे ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग क्या करते थे, बगावत कर देते थे और अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते थे। तो इसी को क्या कहते हैं? सामंतवाद कहते हैं। इस व्यवस्था में भूमि ही शक्ति और संपत्ति का मुख्य आधार था। राजा अपनी भूमि सामंतों को दे देता था और बदले में उनसे सैन्य सहायता तथा निष्ठा की अपेक्षा करता था। मतलब कि राजा के पास बहुत बड़ा एरिया होता था और वह पूरे एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए वो क्या करता था, बहुत सारे छोटे छोटे सामंत अपॉइंट करता था और बदले में उनको गोल्ड में पे करता था और साथ ही साथ बोलता था कि आप उस जो क्षेत्र है, जो जमीन है, आप वो अपने अधीन में रखें, लेकिन समय पड़ने पर आप मेरी सहायता करेंगे। सामंत अपने अधीन किसानों से कर और बेगर वसूल करता था। मतलब जो सामंत होते थे, जो उनका अलॉटेड एरिया होता था, उनसे वो टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे। सामंतवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था थी। यानी सामंतवाद का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि सेल्फ डिपेंडेंट जो विलेज सिस्टम था ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जहाँ गांव आर्थिक रूप से लगभग स्वतंत्र होते थे। समाज कठोर वर्गों में विभाजित था। राजा, सामंत, कृषक और दास। किसानों की स्थिति दयनीय थी। किसानों की स्थिति दयनीय इसलिए थी क्योंकि जो सामंत थे वो किसानों पे ह्यूज टैक्स लगा देते थे, यानी ज्यादा कर लगा देते थे, जिससे वे उनको देने में बहुत मुश्किल होती थी और साथ ही साथ वे अपनी जमीन से बंधे हुए रहते थे, वे भूमि से बंधे हुए रहते थे और सामंतों के अत्याचार सहने को विवश थे। न्याय और प्रशासन और सुरक्षा का भी कार्य सामंतों के हाथ में था। इस प्रकार सामंतवाद ने असमानता और शोषण पर आधारित एक समाज आर्थिक ढांचे को जन्म दिया। फिर यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शुंग कौन थे?
पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाएं की चर्चा कीजिए। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसकी स्थापना मौर्य वंश के पतन के बाद हुई। मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? जब मौर्य वंश का अंत हुआ, तब इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसके जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में की और स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होकर शुंग वंश की नींव रखी। मतलब जो वो इसके सेनापति थे, यानी किसके सेनापति? मौर्य सम्राट के जो सेनापति थे बृहदत्त ने इसकी हत्या की, उसकी सम्राट की हत्या कर दी और खुद गद्दी पे बैठ गया और साथ ही साथ अपने टाइटल के साथ अपने वंश की नींव रखी। शुंग मूलतः ब्राह्मण थे और उन्होंने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। जो शुंग वंश का जो सेनापति था वो बहुत ही स्ट्रांग था, इसलिए उन्होंने अपना एक स्ट्रांग फाउंडेशन रखा और एक सशक्त शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी पटना थी। नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। उसने मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद उत्पन्न अराजकता को समाप्त कर राज्य की एकता को पुनः स्थापित किया। मतलब जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो राजा के पतन होने के बाद बहुत सारे सामंत क्या करते हैं? अपने आप को इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर देते हैं। लेकिन जो बृहदत्त था उसकी हत्या होने के बाद जो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? सारे राज्य को एक साथ जोड़ के रखा, किसी को भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने नहीं दिया। पुष्यमित्र ने यवन आक्रमणकारियों को पराजित किया और भारत की सीमाओं की रक्षा की। यानी जो इंडो ग्रीक्स थे, यानी जो अफगानिस्तान तरफ के जो अटैकर्स थे, वो भारत में आना चाह रहे थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? उनको हरा दिया और हमारे भारत की रक्षा की। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ कराया। यानी इस बैटल विन में उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ कराया। यानी अश्वमेध यज्ञ आपको पता है, ये जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वहां वहां तक आपका क्षेत्र होगा, जिससे उसकी राजनीतिक शक्ति और वैदिक परंपराओं के पुनरुत्थान का संकेत मिलता है। उसके शासनकाल में ब्राह्मणों को संरक्षण मिला, जबकि बौद्धिक धर्म के प्रति उनका रवैया कठोर माना जाता है। यानी जो पुष्यमित्र शुंग था उनका नेचर कैसा था? जो ब्राह्मण के प्रति जो था वो संवेदनशील थे और उनको पेट्रोनाइज करते थे, यानी संरक्षण मिलता था। जबकि बौद्धिक धर्म के प्रति उनका जो रवैया था वो कठोर था, मतलब वो उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। पुष्यमित्र शुंग के समय कला और साहित्य का विकास हुआ। बरहूत और सांची के स्तूपों का विस्तार इसी काल में हुआ। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग का शासन काल राजनीतिक स्थिरता और वैदिक परंपराओं के पुनरुत्थान तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए माना जाता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, संगम काल के समाज एवं संस्कृति पर प्रकाश डालें। संगम काल दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसका समय लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ईसा की 3री शताब्दी तक माना जाता है। इस काल की जानकारी मुख्यतः संगम साहित्य के एतुगेतो और पट्टुटपुप्पु जैसे से प्राप्त होती है। संगम काल का समाज सरल, वीरतापूर्ण और प्रकृति के निकट था। यानी हम लोगों को संगम काल का जो साहित्य, हम संगम काल का इतिहास कहाँ से मिलता है? संगम काल के साहित्य से मिलता। और ये जो आपका दो नाम दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो उस टाइम का जो हिस्ट्री था वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलपूर्ण नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उन लोगों का सोसाइटीज़ वगैरह थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। और उन लोगों के जो सोसाइटी के जो मैन थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ब्रेवरी यानी वीर थे। समाज मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित था। उन लोगों का जो सोसाइटी था वो बेसिकली एग्रेरियन था और वो लोग पशु भी पालते थे और ज़्यादातर व्यापार पर आधारित था। लोग विभिन्न पेशों में लगे हुए थे, जैसे किसान, चरवाहे, कारीगर और व्यापारी। संगम समाज में वीरता और सम्मान को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना गौरव की बात मानी जाती थी। समाज में स्त्रियों को अपेक्षाकृत सम्मान स्थान प्राप्त था। वे शिक्षा, काव्य और सामाजिक जीवन में भाग ले सकते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि संगम समाज में क्या होता था कि जो वुमेन के प्रति है उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी इन कंपैरिजन टू अदर किंग्स। विवाह, प्रेम और पारंपरिक जीवन का सुंदर चित्रण संगम साहित्य में मिलता है। सांस्कृतिक दृष्टि से संगम का समृद्ध लोक
गीत, नृत्य और काव्य में रुचि रखते थे। धार्मिक जीवन प्रकृति पूजा पर आधारित था, जिसमें मुरुगन, इंद्र और वरुण जैसे देवताओं की आराधना की जाती थी। कला, साहित्य और नैतिक मूल्यों के कारण संगम काल का समाज एवं संस्कृति अत्यंत जीवंत और विकसित था। मतलब जो संगम काल का जो साहित्य था, जो लिटरेचर था और जो भी सारी चीजें थी, मतलब उन लोगों में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई था। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्या गुप्त काल का प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जा सकता है? अपना टिप्पणी दें। गुप्त काल को प्राचीन भारत इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। इसके पीछे अनेक ठोस कारण है। इस काल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि तथा सांस्कृतिक उन्नति अपने चरम पर पहुंच गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शक्तिशाली शासकों ने एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना की, जिससे देश में शांति और सुरक्षा बनी रही। मतलब एक से एक स्ट्रॉन्ग जो किंग्स हैं आते गए, जिसके कारण जो इन लोगों का जो राज्य है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज रहा और अधिक समय तक चला। नेक्स्ट पारा देखते हैं हम लोग। गुप्त काल में कला और स्थापत्य का अद्भुत विकास हुआ। अजंता की गुफाएं, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएं और देवगढ़ का दशांतर मंदिर इस काल में उच्च कलात्मक उपलब्धियों के उदाहरण है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, विशाखादत्त और शूद्रक जैसे महान कवियों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट ने शून्य दशमलव पद्धति और पृथ्वी के घूर्णन जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पीरियड में कितने इंटेलिजेंट मैन हुए और उन्होंने अपनी कितनी थ्योरीज दी साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वो मैथ एंड साइंस के फील्ड में देख ले, सारी चीज़ों में लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। आर्थिक दृष्टि से यह काल व्यापार, कृषि और उद्योगों की प्रगति का समय था। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन समृद्ध अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। यानी इस टाइम पे जो गोल्ड के कॉइन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्योर थे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे गोल्ड की प्योरिटी उस टाइम की पीरियड की जो समृद्धि को है वो दर्शाता है। समाज में वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित थी और धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान थी। यानी जो सोसाइटी है वो 4 वर्णों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं सभी उपलब्धियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल निसंदेह प्राचीन भारत इतिहास का स्वर्णिम युग था, यद्यपि समाज की कुछ सीमाएं भी मौजूद थी। फिर आपका चौथा क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों का उल्लेख कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद विषय रही है। इतिहासकारों ने राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध विभिन्न मत से प्रस्तुत किया है। यानी जो राजपूतों का उदय है उस पर बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। जो इतिहासकारों ने उनका एक विशेष पर्टिकुलर थ्योरी पे भी एग्री नहीं रहे हैं। ये एक विवादित टॉपिक है। एक प्रमुख मत अग्निकुल सिद्धांत है, जिसके अनुसार राजपूत अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि जो राजपूत है वो हवन से उत्पन्न हुए। इस सिद्धांत का उल्लेख पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ से मिलता है, जिसके अनुसार परमार, प्रतिहार और चौहान और सोलंकी वंश अग्निकुंड से उत्पन्न माने गए हैं। यह मत अधिकतर पौराणिक और प्रतीकात्मक माना जाता है। दूसरा मत क्षत्रिय का है, जिसके अनुसार राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रिय के वंशज हैं। यानी जो क्षत्रिय कम्युनिटी है, जो वॉरियर कम्युनिटी है, वो अपने आप को किसके वंशज मानते हैं? वैदिक क्षत्रिय के वंशज मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य, गुप्त और कुषाण काल के क्षत्रिय वर्ग से ही आगे चलकर राजपूतों का उदय हुआ है। तीसरा मत विदेशी मत है कि जिसके अनुसार हूण, शक और कुषाण जैसी विदेशी जातियों भारत में आकर हिंदू समाज में समाहित हुई और राजपूत कहलाने लगी। एक अन्य मत ब्राह्मण मत की उत्पत्ति भी है, जिसके अनुसार कुछ अन्य ब्राह्मणों ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर क्षत्रिय पद ग्रहण किया। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 3-3, 4-4 थ्योरीज दी गई है। आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि राजपूत एक मिश्रित सामूहिक समूह थे, जिनका गठन विभिन्न जातियों और वर्गों के सम्मिलन से हुआ। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति को एक बहुस्तरीय और ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। फिर आपका 5वां क्वेश्चन, महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के विभिन्न कारण को सुझाएं, बताएं और इसके प्रभाव पर प्रकाश डालें। महमूद गौरी ने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर कई आक्रमण किए। उसके आक्रमण के पीछे राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक सामाजिक कारण थे। सबसे प्रमुख कारण भारत की अपार धन संपत्ति थी।
जिस टाइम महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी भारत में बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते थे और उन टेम्पल्स में लोग बहुत सारे सोने के दान किया करते थे, जिसके कारण जो भारत के मंदिर है वह बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे और इसकी जो प्रसिद्धि है वो दूर देश विदेश तक पहुंच जाती थी। भारतीय मंदिरों और नगरों की समृद्धि विदेश आक्रमणकारियों को आकर्षित करती थी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। दूसरा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत की कमजोरी स्थिति और छोटे छोटे राजपूत राज्यों की आपस में फूट थी, जिससे संगठित प्रतिरोध संभव नहीं हो पाया। मतलब यहाँ पे जो हमारा पाकिस्तान वाला जो हड़प्पा वाला एरिया है उस टाइम वो जो हम लोगों का साइड था वो बहुत ही कमजोर था, वहाँ पे जो राजपूतों का शासन था और वो लोग आपस में एकता नहीं थी, उन लोगों का आपस में फूट था, जिसके कारण जो भी अटैक करते थे तो सारे मिलके सामना नहीं कर पाते थे और सारे एक साथ पराजित हो जाते थे। राजनीतिक दृष्टि से महमूद गौरी ने भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था और दूसरा कारण ये था कि जो महमूद गौरी है भारत में मुस्लिम जो इस्लामिक शासन है वो इस्टेब्लिश करना चाहता था, जबकि इससे पहले महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण कर लूट तक ही सीमित थे। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में बढ़ते दबाव और अपने साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा ने भी उसे भारत की ओर बढ़ने पर प्रेरित किया। यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो महमूद गौरी है वो भारत में अपना राज्य फैलाना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि हम पूरा दुनिया पे कब्जा करें। सामरिक कारणों में भारत की राजनीतिक मार्गों और उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण करना प्रमुख था। महमूद गौरी के आक्रमणों ने दूरगामी प्रभाव पड़े। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में व्यापक परिवर्तन आए और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना किसके की? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसके सेनापति थे? महमूद गौरी के सेनापति थे। फिर आपका छठा क्वेश्चन है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में नारियों की स्थिति का उल्लेख करें। मतलब जो स्टेटस ऑफ वुमेन है जो मिडाइवल पीरियड में वो कैसा था, हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में नारियों की स्थिति मिश्रित रूप में थी। कुछ क्षेत्रों में उन्हें सम्मान और अधिकार प्राप्त थे, वहीं अधिकांश स्थानों पर उनकी सामाजिक स्थिति गिरावट देखी जा सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द पीरियड जो मिडाइवल और एंशिएंट थे वो जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। राजनीतिक अस्थिरता और सामंती व्यवस्था के विकास पर सीधा प्रभाव स्त्रियों की स्थिति पर पड़ा। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा? वुमेन्स पे पड़ा। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा, विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। सती प्रथा का प्रसार भी इस समय अधिक दिखाई देता है, यद्यपि यह सर्वत्र अनिवार्य नहीं थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाल विवाह का प्रचार प्रसार बढ़ गया और जो विडोज थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी सीमित हो गई और उच्च शिक्षा मुख्यतः पुरुषों तक ही सिमट गई। पर्दा प्रथा और स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। यहाँ पे पर्दा प्रथा और जो फ्रीडम ऑफ वुमेन है वो भी धीरे धीरे लिमिट होने लगा। फिर भी कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। राजघरानों की स्त्रियां प्रशासन, राजनीतिक और दान पुण्य के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती थी, लेकिन जो हायर क्लास वुमेन्स थी वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करती थी। अभिलेखों में रानियों द्वारा मंदिर निर्माण और भूमि दान का उल्लेख मिलता है। भक्ति आंदोलन में प्रारंभिक स्वरूप में स्त्रियों की भागीदारी भी दिखाई देती है। कुल मिलाकर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में नारियों की स्थिति समान रूप से विकसित नहीं थी, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म हुआ और आपके जो PYQs है वो खत्म होते हैं। आपके जो 50 to 60% जो क्वेश्चंस बनेंगे वो PYQ से ही बनेंगे, तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप PYQ को सारे के सारे याद करके जाएं, क्योंकि आपके जो 50 to 60% क्वेश्चन है वो रिपीट होते ही होते हैं और ये हर साल होते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। सो दिस इज end of the video, so please subscribe my video for upcoming lectures. Thank you.